हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सो गाइज़, यहाँ पर हम आ चुके हैं बिजनेस स्टैट्स के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चंस का लिस्ट बना करके रखा हुआ है बिजनेस स्टैट्स का, जिसको मैं अभी आप लोगों को शो करूँगा, दिखाऊँगा सारी चीज़ों को। बट उससे पहले मैं एक चीज़ को फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ कि प्ले लिस्ट अपनी दिखा देता हूँ, चैनल के ऊपर ही है। ठीक है, बिजनेस स्टैट्स एंड एनालिसिस के नाम से ये पूरा प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हो इधर। यहाँ पर बिजनेस स्टैट्स के अंदर मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जितने भी अलग अलग सेपरेट वीडियोस हैं, उनको सबको बना करके रखा हुआ है। बिजनेस स्टैट्स क्या होता है, उसका स्कोप वगैरह, ये सारी थ्योरी की क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा मैंने हैंड रिटन नोट्स, जैसे कि कॉपी पेन पे ऐसे लिख करके सारी चीज़ों को, सेंटर टेंडेंसी के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ एवरेज, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, ये सभी चीज़ों को मैंने पूरा डिटेल से आप लोगों को दिखाया है, बताया है। हर एक वीडियो को ऑलमोस्ट कितने वीडियो हैं यहाँ पर, 49 वीडियोज़ हैं। ठीक है, 49 चलो छोड़ो, 45 आप समझ लो। ठीक है, 45 भी, 40 वीडियो तक समझ लो, 40 वीडियोस हैं, आप लोगों को देखना है। ठीक है, यहाँ पर कटोसिस है। ठीक है, स्किवनेस एंड कटोसिस वाला हो गया। देन बाउलीज को यहाँ पर बताया गया, बाउलीज कोफिशिएंट किस तरीके से निकालते हैं। देन कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ स्किवनेस किस तरीके से निकालते हैं। ये सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी सारी चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पर, मीन, मीडियन, मोड, इसके अलावा स्टैंडर्ड डेरिवेशन, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, ठीक है, जितना भी मतलब क्वेश्चंस होते हैं 2-3 यूनिट्स के, ऑलमोस्ट यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को कवर किया है। ठीक है, मे बी आप लोगों को प्रोबेबिलिटी वगैरह के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, दूसरी जगह पर से भी जितने भी वीडियोस वगैरह हैं उनको देख सकते हो। हालांकि मेरे हिसाब से क्या है कि अगर 2-3 यूनिट्स के अगर आपने अच्छे से क्वेश्चंस कर लिए, बाकी पूरी थ्योरी तैयार कर ली, तो आपके अच्छे से मार्क्स इसमें गेन कर सकते हो। क्योंकि देखा गया है मोस्टली कि स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के अंदर बैक लोगों की लग जाती है। तो आपको इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करनी है, यानी कि सबसे पहले आप अपनी थ्योरी पार्ट को कवर करो। इसके अलावा क्वेश्चंस जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको छोड़ना नहीं है, आपको एग्ज़ाम के अंदर भी नहीं छोड़ना है। और इस तरीके से भी ऐसे भी नहीं सोच करके जाना है कि मैं केवल थ्योरी के बेसिस पर ही पास हो जाऊंगा। ठीक है, आपको सारे मीन, मीडियन, मोड, जो भी बेसिक कैलकुलेशन है वो सारी चीज़ें निकालनी आनी चाहिए, स्टैंडर्ड डेरिवेशन निकालना आना चाहिए, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जिसको अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से आपको क्वेश्चंस तैयार करने हैं। उन सभी चीज़ों को आप लोग देख लो। ठीक है, उस सभी को करना है और करके ही जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों, कि आपका सबसे पहला आता है कि बिजनेस स्टैट्स का मीनिंग, नेचर, स्कोप बताओ। तो आई थिंक इसको मैंने कई बार बताया हुआ है और उसको बताने की जरूरत नहीं है। देन डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्लुएंशियल स्टैट्स में डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक्स में डिफरेंस क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि जो डेटा होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, स्मॉल डेटा होता है। जो डिस्क्रिप्टिव में हम क्या करते हैं, स्मॉल डेटा में से ही क्या करते हैं, एक तरीके से हम पूरे जो भी हमको होता है, मतलब कैलकुलेशन के लिए हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो इस जगह पर मैं बता देता हूँ कि जस्ट सपोज दैट कि हमारे पास में 100 लोगों का डेटा है, तो 100 लोगों में से अगर हमको कोई सर्वे करना होगा तो हम आसानी से कर सकते हैं। बट अगर सपोज दैट कि 10 लाख लोगों का डेटा है, तो 10 लाख लोगों में से सर्वे हमको करना क्या होगा, यानी कि मुश्किल पड़ेगा ना। 3 4 5 है ना, तो यहाँ पर से देखो कि 10 से 10 लाख लोगों का डेटा है, तो इसमें हमको सर्वे करने में मुश्किल पड़ेगी। तो अब हम इसमें से क्या करते हैं, 10 लाख लोगों में से एक सैम्पल साइज़ को चूज़ करते हैं, यानी कि एक छोटा सा सैम्पल साइज़ को चूज़ करते हैं। और मान लो कि 10 लाख में से मान लो 1000 लोगों को हमने ले लिया और 1000 लोगों के ऊपर हमने सर्वे करके देख लिया। तो जो भी परसेंटेज आता है, तो हम उसको पूरा एक तरीके से पूरे जो 10,000 लोगों के ऊपर से हमने जो भी एक तरीके का पॉपुलेशन थी उसके ऊपर से हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या होता है, इसेंशियल, यानी इसमें डेटा क्या होता है, लार्ज होता है, जबकि डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, डेटा स्मॉल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ बात बताई गई। देन इसके बाद में थर्ड नंबर पे क्वेश्चन क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन मीड, मीडियन एंड मोड। ठीक है, इसको हमने कई बार इसके क्वेश्चंस को भी देखा है, और इसके अलग अलग से मैंने सारे यहाँ पर मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को कि इसका जो इसकी पीपीटी है, इसको मैंने थोड़ा सा एडिट भी किया हुआ है, यानी अपडेट करके रखा हुआ है। तो अगर आप चाहो तो ये पीपीटी आप ले सकते हो। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड हैं वो भी सारे मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो यहाँ पर देखो, आप लोगों को बताया गया कि, एक मिनट, इस जगह पर कि जो मीड, मीडियन, मोड है ना, कहाँ चला गया ये है।
तो उसके बीच में क्या, उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, उसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में बताओ। तो इस चार्ट के हेल्प से आप आसानी से इसको समझ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर मीन मीडियन मोड के बारे में इसको बताया भी हुआ है कि ये होते क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो इस जगह पर लिखा हुआ है शायद, एक मिनट, सारी चीज़ें इसी के अंदर ही हैं। ये है, ये देखो मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, उसकी प्रॉपर डिफिनेशन और कैलकुलेशन को मैंने अच्छे से बताया। देखो अगर आप लोगों को एक चीज़ मैं यहाँ पर सजेस्ट करता हूँ कि अगर जस्ट सपोज दैट कि अगर आपको थ्योरी में भी पूछ लिया गया कि सेंटर टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, तो मीन मीडियन मोड के बारे में बताओ, उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर आपको इतना ज़्यादा थ्योरी नहीं याद कर सकते हो, नहीं याद हो पा रहा, तो कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हो, जो भी आप सवालों को हेल्प कर, यानी कि जो भी आप न्यूमेरिकल्स वगैरह को लगाओगे ना, तो उन न्यूमेरिकल्स को भी दिखा सकते हो, यानी कि अपनी तरफ से अपने क्वेश्चंस खुद बनाओ और खुद ही आंसर उसका दो, ठीक है। तो इससे भी आप डिफरेंस को क्रिएट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपका, यानी कि जो भी आप यहाँ पर करोगे, जो भी आप क्वेश्चंस के फॉर्म में जो भी आंसर को लिखोगे, थ्योरी के भी जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको भी आप न्यूमेरिकल फॉर्म में आप उसके आंसर्स दे सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपको एक तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है कि अगर थ्योरी नहीं याद होती तो थ्योरी चलो कोई बात नहीं, एक बात मानी जा सकती है, बट इसको आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स है ना उसको अच्छे से देख लो। अगर आप सपोज दैट कि मीन की जो डेफिनेशन उसको नहीं बता पाए, लेकिन अगर ये चीज़ अगर आपने लिख करके दिखा दी कि ये हमारे पास में कुछ एक नंबर्स हैं और इसका हमको किस तरीके से मीन कैलकुलेट करते हैं, इसको अगर आपने दिखा दिया, और मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये चीज़ आपने दिखा दिया, मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये चीज़ दिखा दिया, तो आपको यानी कि एग्जामिनर जो है वो अच्छे मार्क्स देगा, ठीक है। मेरा ये कहने का मतलब है। तो अगर एक बार थ्योरी नहीं भी याद हो पा रही तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको जो भी है, आपके जितने भी न्यूमेरिकल पार्ट है ना, उसके बेसिस पर भी आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अभी हम 4th नंबर पे आते हैं कि सेंटर टेंडेंसी। मैंने बताया ना कि डिफाइन करैक्टरिस्टिक्स एंड पर्पस ऑफ फंक्शंस ऑफ द सेंटर टेंडेंसी। सेंटर टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, तो ये सभी चीज़ें मैंने ऑलरेडी करके रखी हैं, वीडियोस को आप जा करके देख सकते हो, चाहो तो मेरी प्लेलिस्ट देख लो, नहीं तो बहुत सारे अलग अलग भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी मैं बता रहा हूँ उसको अलग कोई जहाँ से आप भी आपको समझ में आता है वहाँ से आप देख लो जा करके, बट इन क्वेश्चंस को आप तैयार करके जाओ, ठीक है। देन उसके बाद में क्वार्टाइल, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स, इसके अलग अलग सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज, इसको भी मैंने अच्छे से करके रखा हुआ है, जा करके आप देख सकते हो जा करके। अलग अलग सीरीज के मैंने फॉर्मूले भी बताए हुए हैं आपको, ठीक है। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस अलग अलग सीरीज के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। बहुत मतलब फॉर्मूले आपको याद रखने, बस फॉर्मूले के बेसिस पे आपके पास में जो भी नंबर्स होते हैं उसको पुटअप करना है। तो फॉर्मूले आपकी ज़्यादातर मेन है। अगर मान लो कि आप भी चाहते हैं कि क्वार्टाइल के बारे में बताओ, डेसाइल्स के बारे में बताओ, तो अगर आपने फॉर्मूला भी लिख दिया और फॉर्मूले के बाद में आपने उसको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा दिया कुछ करके, तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ देख लो। देन इसके बाद में मेजर ऑफ डिस्पर्जन और वेरिएशन किसको बोलते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताओ। यानी कि हम डिस्पर्जन, जो हमारा डिस्पर्जन है ना उसको ही हम वेरिएशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से देख सकते हो, इधर से बिजनेस स्टैट्स का ये पर है और यहाँ पर से सारी चीज़ें हैं कि डिस्पर्जन क्या होता है, ठीक है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैसे, किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से इसके मेथड्स हैं कैलकुलेट करने के। तो रेंज होता है, देन क्वार्टाइल डेरिवेशन होता है, मीन डेरिवेशन होता है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन, अलग अलग तरीके के मेथड्स होते हैं इसका। देन कॉफिशिएंट के अलग अलग मेथड्स होते हैं। इसको सबको मैंने अलग अलग एक मतलब सीरीज से, अगर आप सही तरीके से एक वीडियो को देखोगे, एक के बाद एक जो भी वीडियो होगा उसको अगर आप देखते जाओगे, पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लो जा करके, ठीक है। एक एक करके वीडियो को सारी देख डालो तो आपको सारी चीज़ें खुद ही क्लियर हो जाएंगी। और जो भी फॉर्मूले हो ना, अपने मन से उसको एक जगह पर नोट करते रहो। अगर उतना भी नहीं कर सकते तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, वहाँ पर से आप क्या कर सकते हो, पीपीटी वगैरह को, पीपीटी और जो भी नोट्स हैं उसको भी मैं आपको लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखो। देन इसके बाद में हमारा जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं इसमें जाते हैं। और मेरी मतलब क्या बताएं कि इसमें जितना भी मैंने आप लोगों को अलग अलग सेपरेट वीडियोस के हेल्प से जो भी आपको मैंने बताया हुआ है ना, वो बहुत ही सफिशिएंट है। उसके जो जितने भी फॉर्मूले अगर आप देखोगे तो सही तरीके से अगर उतना भी करके ले जाओगे तो भी आप मतलब आपके अच्छे एवरेज मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में
ये हम लोगों ने देख लिया। मेजर ऑफ शेप्स किसको बोलते हैं, स्कीवनेस एंड कर्टोसिस के बीच में डिफरेंस भी पूछ सकता है, और डिफरेंस के अलावा आपको अलग अलग भी ध्यान रखना है उसके। दोस्तों इसके डायग्राम्स बनते हैं, स्कीवनेस के अलग डायग्राम बनते हैं, कर्टोसिस के अलग डायग्राम्स बनते हैं, और इससे कुछ ही क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया जा सकता है। देन स्कीवनेस एंड डिस्पर्जन में भी आपका डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो इसको आप तैयार कर लो। स्कीवनेस और कर्टोसिस के बारे में आप यानी कि अच्छे से देख लो, ठीक है, जाकर के मैंने अलग अलग इसके वीडियोज़ को बनाया हुआ है। तो देन उसके बाद में टाइम सीरीज़ क्या होती है, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में बताओ, ये भी हालांकि कवर है, ठीक है। देन इसके बाद में अब हम यहाँ पर कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसके एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशन लॉ के बारे में बताओ। तो यहाँ पर देखो बिजनेस स्टैट्स का जो भी पीपीटी है इसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। चाहो तो आप यहाँ पर से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावना, जो भी हम आपने पढ़ा होगा 9th 10th 11th 12th में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व किए होंगे। तो ये हो गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। देन पैसेंट डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसको किस तरह, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सभी चीज़ें आप लोग देख लो, ठीक है। देन इसके बाद में हम आते हैं इधर पर, एक मिनट, हाँ इस जगह पर। देन हमारा ये हो गया। उसके बाद में मीन मीडियन मोड का मैंने आप लोगों को बताया, इसका आपको न्यूमेरिकल भी करना है, थ्योरी भी करनी है। यानी कि अगर आप इसका न्यूमेरिकल देख लोगे मीन मीडियन मोड को किस किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो थ्योरी अपने आप ही ऑटोमेटिक हो जाएगी। क्योंकि जब अगर आपसे थ्योरी का भी क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आप तो मतलब फॉर्मूले वगैरह तो लिखोगे ही, और फॉर्मूले अगर आपने लिख दिए थ्योरी के क्वेश्चन में भी, तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मीन मीडियन मोड का अच्छे से आप थ्योरी देख लो, न्यूमेरिकल देख लो, 2-2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो ये भी देख लेना। देन इसके बाद में कार्ल पियर्सन एंड स्पेयरमैन्स रैंक को रिलेशन के अलग अलग, इसको मैंने भी बताया हुआ है, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था ना पूरा प्लेलिस्ट। इसकी थ्योरी भी पूछ सकता है, न्यूमेरिकल, बट आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल के ऊपर ज़्यादातर फोकस करना है, क्योंकि अगर थ्योरी भी आ जाती तो आप उसको थ्योरी भी आ जाती तो न्यूमेरिकल को थ्योरी के अंदर कन्वर्ट करके आप लिख सकते हो। देन इसके बाद में रिग्रेशन की आपको यहाँ पर थ्योरी, न्यूमेरिकल, प्रोबेबिलिटी, मैंने प्रोबेबिलिटी के यहाँ पर आपको थ्योरी बता ही दी है। देन इसके अलावा आपके कुछ एक न्यूमेरिकल पार्ट भी पूछ सकता है, तो देख लेना 2-4 वीडियोस अलग, कोई दूसरी जगह से भी आप देख सकते हो, कहीं दूसरी तरीके से सोर्स करके भी देख सकते हो, ठीक है। देन इंडेक्स नंबर के कुछ एक मैंने आप लोगों को बताए हैं, इंडेक्स नंबर का मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, ठीक है। और कितने अलग अलग तरीके के इंडेक्स नंबर्स हो सकते हैं, मैंने 6 तरीके के होते हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पर 6 फॉर्मूले बताए गए हैं, जिसमें से आपका 6 जो हैं 6 फार्मूले, मतलब केवल देखने के 6 फार्मूले हैं, हालांकि हैं बहुत ही सिंपल। जब आप उनको ले करके समझने के लिए बैठोगे तो बहुत ही सिंपल है। इसमें से आपका पहला आता है 6 में से लैस्पियर का, ठीक है, लेस्पियर्स इंडेक्स मेथड, देन पास्चे इंडेक्स मेथड, देन फिशर्स आइडल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फिशर्स और आइडल इंडेक्स मेथड। देन उसके बाद में डॉल्बिस बाउलीज इंडेक्स मेथड आता है, देन मार्शल एंड कैलवीज। इस तरीके से अलग अलग करके 6 फॉर्मूले होते हैं, और इसके थ्योरी और न्यूमेरिकल पूछा जाता है। बट आपको फोकस किसके ऊपर करना है, जो भी आपका न्यूमेरिकल पार्ट है उसके ऊपर ही करना है, थ्योरी तो अपने आप ही हो जाएगी, ठीक है। देन मीन डेरिवेशन एंड स्टैंडर्ड डेरिवेशन, इसका न्यूमेरिकल पार्ट देख लेना, ठीक है। और देन एप्लीकेशन ऑफ द बिजनेस एनालिटिक्स, इसका मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया हुआ है, और तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डिसीजन ट्री भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, यानी कि 5th नंबर आपको जो सबसे लास्ट में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो डिसीजन ट्री से रिलेटेड मिल सकता है, और डिसीजन ट्री से नहीं मिलेगा तो आपका एक जो भी वो आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड भी आपसे पूछा जा सकता है। तो डिसीजन ट्री एक अच्छा, यानी कि बार बार पूछा जाता है हर एक में, कभी थ्योरी कभी उसके अलग अलग वेज उसके पूछे जा सकते हैं। तो थ्योरीज यहाँ पर देख लेते हैं, डिसीजन ट्री जो भी होता है उसका एग्जाम्पल अच्छे से देख लेना। देन इसके बाद में डिसीजन ट्री में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें बताई जाती हैं, वो सभी चीज़ें आप देख लेना। यहाँ पर देखो जो डिसीजन ट्री है उसमें आपका दो टाइप्स होते हैं बेसिकली, डिसीजन नोड एंड चांस नोड। यानी कि डिसीजन नोड के अंदर क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। जैसे अलग अलग सपोज जैसे कि कोई भी डिसीजन है तो उसके 2 पार्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि हमने देखा कि अगर मान लो कि हमको
हमको मान लो कि एमबीए के बाद क्या करना है, तो हमको एमबीए के बाद में हम क्या कर सकते हैं, एकेडमिक्स में पढ़ाई कर सकते हैं, यहाँ पर जॉब ले सकते हैं या फिर अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं। तो यानी कि ये क्या हो रहा है, चांस नोड, ठीक है, ये क्या हो रहा है, चांस नोड, डिसीजन नोड, यानी कि ये क्या हो रहा है, डिसीजन नोड, ठीक है। जबकि चांस नोड के अंदर क्या हो जाता है, वो चीज़ स्टॉप हो जाती है, जहाँ पर स्टॉप हो जा रहा है, ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ होती है। तो इसकी अलग अलग चीज़ें हैं जिसको आप देखोगे जब वो वीडियोज़ की हेल्प से, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देन इसके अलावा एक मिनट, यहाँ पर हाँ, मैंने बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में बताया था ना, एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में पूछ रहा था, तो इसका यहाँ पर से आप देख सकते हो, इधर से मैंने बना करके रखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। तो ये क्या है कि यूज़ ऑफ डेटा एनालिसिस एंड स्टैटिकल मेथड्स टू गेन इनसाइट्स, ठीक है। तो इसके अलग अलग यहाँ पर आपको एप्लीकेशंस बताए गए हैं कि क्या क्या इसके एप्लीकेशंस होते हैं, कहाँ कहाँ पर ये बिजनेस एनालिटिक्स यूज़ होता है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं, बिजनेस एनालिटिक्स का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, ये एप्लीकेशंस इसके क्या हैं। ये काफ़ी सिंपल है और कई बार पूछा गया, तो इसको आप देख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चंस हैं बेसिकली, कितने हो गए यहाँ पर, 19 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 19 क्वेश्चंस हैं। 19 क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपके एक एवरेज मार्क्स तो आ ही सकते हैं, ठीक है, आई होप सो। देन इसके अलावा दोस्तों आप अपनी तरफ से भी थोड़ा एडिशनल भी ध्यान दे सकते हो। तो जितने भी वीडियोस तो मैंने बनाए उसको सबसे पहले आप देख लो जा करके, ठीक है। जितने भी वीडियोस को मैंने एक एक करके बना करके रखा हुआ है उसको देख लो जा करके, अपने खुद के नोट्स बनाने की कोशिश करो। और अगर वो भी नहीं बन पाते तो यहाँ पर से आप मुझसे ले लो, तो जो भी है मैं आप लोगों को जो भी फ़ोटोज़ वगैरह को एक पीडीएफ को बना करके आप लोगों को सेंड कर दूंगा, तो उससे भी आप अपने फॉर्मूले वगैरह को देख सकते हो, ठीक है। तो इतना भी अगर आप करके जाओगे, अच्छे से तैयारी करके जाओगे, तो कुछ तो लिख के आओगे, ठीक है। और कुछ भी छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। वो अलग बात होती है कि टाइम नहीं हो तो वो छूट जाए, तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन टाइम हो फिर भी अगर आप बैठे हो तो वो चीज़ वेस्टेज हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जितनी भी सारी चीज़ें बताई जा रही हैं उसको सबको कुछ ना कुछ तो वहाँ पर लिख करके आना ही है, ठीक, जिससे कि आपके जितने भी बैक वगैरह की जो पॉसिबिलिटी होती है ना, जो भी लोग थोड़ा सा डरते हैं और उस तरीके का, तो मेरे लिए उनका यही सजेशन रहता है कि जो भी आओ वो मतलब जो भी है उसको करके आओ, ठीक है। उसको किसी भी तरीके से करके आओ, जो भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं उसको एटलीस्ट अटैम्प्ट करो, क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करो, कुछ तो मार्क्स आएंगे ही, 1-2 नंबर, ठीक। तो इतना ही है मेरी तरफ से, बस इतना ही था और इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाला नहीं है। इसके ऊपर जो भी है पूरी की पूरी तैयारी आप पर डिपेंड करती है, कि केवल एक तरीके से मेरा छोटा सा एक वो था कि आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प हो सके, कि आप लोग क्लियर तरीके से समझ सको, ठीक है, इन चीज़ों को। तो ये चीज़ है, ठीक है। बेसिकली बाकी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कैसे तैयारी करते हो, किस तरीके से करते हो। तो कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और आज की इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर। नेक्स्ट सेमेस्टर के भी मैंने सारे वीडियोज़ को कवर करके रखा हुआ है, जितना भी आप लोगों का सिलेबस है उसका सेकेंड सेमेस्टर का पूरा कवर है। अगर चाहो तो इसके बाद में जब एग्ज़ाम्स से थोड़ा सा फ्री हो जाना तो उन वीडियोज़ को देखना स्टार्ट करना और अपना मतलब थोड़ा सा फोकस करना, क्योंकि जो आपका सेकंड सेमेस्टर उसमें टाइम कम मिलता है और सिलेबस ज़्यादा ही होता है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर से भी आपको ज़्यादा मिलेगा, उसमें से फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस रिसर्च मेथड बीआरएम का एक सब्जेक्ट है और एक और सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का। तो वो सब थोड़े से इम्पॉर्टेंट और हैवी, जैसे बोलते हैं ना, थोड़े से डरावने टाइप के सब्जेक्ट्स हैं। ऑपरेशन मैनेजमेंट हो गया, तो वो सारी चीज़ें हैं, तो उसको थोड़ा सा देख लेना। सेकंड सेमेस्टर की जल्दी से तैयारी करना स्टार्ट करो, ठीक है। बस इतना ही कहना है मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वंस अगैन।